हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम इग्नू के ओरिजिनल नोट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम में जैसे कि यूपी पीसीएस मेंस, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और साथ ही आपका सोशल इश्यूज़ दोनों में पूछे जाने वाले ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स हेल्प करेंगे। और भी जीएस के अलग सेगमेंट में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें टॉपिक ले रहे हैं हम आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऑप्शनल में ये देखते हैं कि ऑप्शनल में टॉपिक अप्रोच जो होता है उसमें हम समाजशास्त्र स्पेसिफिक बेस बनाकर लिखते हैं। समाजशास्त्रियों की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को लेकर अपनी बात को समर्थन देते हैं। वहीं पे सोशल इशूज़ में हमें समाजशास्त्रियों के अगर नाम नहीं भी याद हैं, कोट नहीं भी है, तो एटलीस्ट हमें आधुनिकीकरण क्या है, औद्योगिकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, इसकी जो उचित परिभाषाएं हैं उसको हमको डिफाइन करने का जो हमारा तरीका है, शब्दावली है, इन सब चीज़ों पे ध्यान, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बिना किसी समाजशास्त्री के नाम को लिखे उनके द्वारा दिए गए योगदान को हम कोट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक में ऑप्शनल के रूप में अगर हम लिखते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक जब विषय की विशेषज्ञता आपसे अपेक्षा रखी जाती है तो एग्जामिनर ये सोचता है कि आप उसके लिए सफिशिएंट आपने जो भी जिस मैनर में तैयारी होनी चाहिए उस मैनर में आपने की होगी। और ये टॉपिक जो हैं आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछे जाएंगे और बीपीएससी मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी, और साथ ही यूपीएससी के भी ये फेवरेट टॉपिक हैं। तो इसको आप अगर कर लेते हैं ओरिजिनल सोर्स से तो आपके पास बहुत सारे जो डायमेंशन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने और इस वीडियो में हम आज आधुनिकीकरण देखेंगे, फिर उसके बाद देन नेक्स्ट टॉपिक में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण को देखेंगे। तो ये आता है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। क्योंकि विकास का जो सिद्धांत है, विकास का मतलब ही होता है कि पहली वाली अवस्था से, ठीक है, हमें कुछ नवीन अवस्था जो मिली और हमारे जीवन स्तर में सुधार होने लगा, कुछ अवसर बढ़े, जनसंख्या बढ़ी तो उसके साथ साथ हमें उत्पादन के अवसर बढ़े, हमें और ज़्यादा व्यापकता में अपने जीवन स्तर को उठाने में जो सहूलियतें मिलती गईं, उसी के आधार पे हम पिछले समाज से और उसके बाद निरंतर क्रम में जिस तरह समाज में विकास का क्रम जो चला है उसके बारे में हम जानेंगे। उसी से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं ये, और इसमें हमको देखना है औद्योगिकरण, उत्तर औद्योगिक समाज, नगरीकरण, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा इग्नू का ओरिजिनल सोर्स है। क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही आधुनिक सोच जब आई, रेनेसा आया यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, जब 18वीं शताब्दी में वहाँ पे विकास होना शुरू हुआ, जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक सोच का विकास भी हुआ, यानी पारलौकिक शक्तियों से हटकर लोगों की सोच जो थी वो कहीं ना कहीं, यानी पारलौकिक शक्तियों में पहले जो बिलीफ था लोगों का वो बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लगा लॉजिक्स पे, तार्किकवाद पे, तर्कवाद पे। लोग तार्किक होने लगे, जो धर्म की व्याख्याएं थी उसको नकार कर जो वैज्ञानिक प्रूफ थे उसके साथ लोग जाने लगे। साथ ही उसके साथ ही वैज्ञानिक क्रांति के साथ ही उद्योग लगने लगे, कारखाना प्रणाली आई और आधुनिक समाज का उद्भव हुआ। यानी पहले की जो पारंपरिक सोच थी, जो पहले से काफ़ी सालों से, वर्षों से एक पारंपरिक समाज का जो स्वरूप था, धार्मिक समाज का स्वरूप था, उसकी जगह पे क्या हुआ, लोगों की सोच में वैज्ञानिकता आई, लोगों के रहन सहन में वैज्ञानिकता आई, और लोगों के इवन रोजगार में भी, जो पहले क्या था, रोजगार का साधन सीमित होता था, कृषि पर ही लोग डिपेंड करते थे। उससे पहले पशुचारी जो व्यवस्था थी, यानी आर्थिक व्यवस्था की जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उसी का हमारा परिणाम है आधुनिकीकरण
और चूंकि ये दोनों अवधारणाएं जो हैं आधुनिकीकरण औद्योगिकरण एक दूसरे से कनेक्टेड है, कभी कभी दोनों को एक दूसरे का पर्याय भी मान लिया जाता है। और नगरीकरण क्या है कि नगरीकरण यूरोप में 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के साथ ही आधुनिक समाज का उद्भव हुआ था। और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आधुनिकता को उद्योगवाद से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि इसी के कारण क्या हुआ था, उस समय के समाज में हर तरह के परिवर्तन हम देख सकते थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक रूप से भी बदलाव आ रहा था। आर्थिक परिवर्तन काफ़ी व्यापक था, क्योंकि पहले कृषि और सामंतवादी व्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे जब उद्योग लगने लगे तो लोग जो हैं वो प्रवसन करके नगरों की ओर, जहाँ पे उद्योग धंधे लगते थे वहाँ आसपास के क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, जिससे कि नगरीकरण को बढ़ावा मिला। और उससे क्या हुआ कि पारिवारिक मूल्य, जो सामाजिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं थी, यानी आपसी संबंधों में भी परिवर्तन आने लगा। इसीलिए इसको सामाजिक जो परिवर्तन का दौर था उस समय का, उसमें काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन में जो परिवर्तन आया उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है औद्योगिकरण और औद्योगिक जो आधुनिक सोच थी उसके साथ साथ जो प्रक्रियाएं बदली थी सामाजिक संबंधों की, उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए ये जो विकास का क्रम था उसमें हमको ये समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही अहम विषयों में शामिल है। वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसी से पूरी दुनिया को कृषि से क्या हुआ, औद्योगिक व्यवस्था की ओर शिफ्ट मिला। तो जब औद्योगिक व्यवस्था सीधे सीधे कृषि व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ शिफ्ट हुआ समाज, तो जाहिर सी बात है व्यापक परिवर्तन होना ही था। रोजगार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध होने लगे और रोजगार में भी विविधता हो गई, लोगों का पलायन शुरू हो गया। और फिर इस तरह से यह एक वैश्विक घटना बन गई, क्योंकि औद्योगिकरण धीरे धीरे और भी जगह और कॉन्टिनेंट में भी और महाद्वीप पे भी होने लगे। इस तरह से आधुनिकता का भी प्रचार प्रसार हुआ अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि आधुनिकीकरण क्या है, सामाजिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया है और समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की इसकी पूरी शक्ति होती है। ये क्या होता है, जो पहले से चली आ रही परंपराएं होती हैं उसको बदलती है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा यानी ज्ञान बोध शिक्षा जो होती है वो आधुनिकता की पहली शर्त होती है। अगर शिक्षा नहीं होगी, आधुनिक शिक्षा यानी जो उस समय की वर्तमान की डिमांड आवश्यकता के हिसाब से उस शिक्षा की ओर, यानी अगर तकनीक का विकास करना है तो तकनीक के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। यानी आज के जो हम सूचना समाज में रह रहे हैं, ये भी आज के समाज का जो हम तकनीकी विकास देख रहे हैं उसके बारे में अगर शिक्षा अवेयरनेस नहीं होगी तो उसका फिर महत्व जो है, और उसको हम अपनाएंगे नहीं जीवन में, तो वो उसका महत्व कम हो जाएगा। वैसे ही उस समय की जब तुरंत कृषक समाज से औद्योगिक समाज की ओर समाज बढ़ रहा था, तो आधुनिक मूल्यों में सर्वोपरि क्या था कि उस समय की तत्कालीन जो शिक्षा थी उसके लिए लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी स्वीकारण होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। तभी किसी भी चीज़ की जो स्थिरता है समाज में वो बनी रह सकती है। आत्मज्ञान के मुख्य दर्शन जैसे अनुभववाद, विज्ञान, प्रगति, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता आदि आधुनिकीकरण की मांग है। और चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण और इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में राजनीतिक क्रांतियों ने पूंजीवाद, नागरिकता, लोकतंत्र और विकास के नए मूल्यों को जन्म दिया, और इन सभी ने क्या सुनिश्चित किया, प्रगति सुनिश्चित की। एक नए समाज की ओर समाज जो है आधुनिक मूल्यों के साथ बढ़ना शुरू हुआ। और इसी संदर्भ में जो समाजशास्त्रियों के विचार हैं, जैसे कि जेम्स ओ कॉनेल, इन्होंने क्या कहा कि आधुनिकीकरण को परिभाषित करने के लिए इन्होंने कहा कि जिसके माध्यम से एक पारंपरिक या एक पूर्व आधुनिक समाज गुजरता है, जब यह समाज मशीन, प्रौद्योगिकी, तार्किकता और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, अत्यधिक विभेदित वाले सामाजिक संरचना, फिर उसके बाद क्या होता है, इनका कहना है कि जब इस तरह के जो मूल्य होते हैं, धर्मनिरपेक्ष, मशीन, प्रौद्योगिकी, तार्किकता, ऐसे मूल्य क्या करते हैं, समाज को सामाजिक परिवर्तन और उसके कारण संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी पश्चिमी राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों को जो अपनाया है समाज ने, पश्चिमी समाज ने, उसके कारण क्या हुआ है, पूरी संरचना में परिवर्तन आया है। दूसरे समाजशास्त्री हैं डैनियल लर्नर।
इन्होंने आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है ये, जिसके तहत कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों की विशिष्टताओं को अपनाकर स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संचार द्वारा सक्रिय होती है, यानी संचार द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाएंगी, यानी एक जगह किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है और आज के इस समय में हम अपने देश में भी पा रहे हैं, यानी विकासशील देशों में भी उन चीज़ों की तरफ जो है आकर्षण बढ़ा है। यानी विकसित समाज में जो कुछ भी होता है उसको क्या करते हैं विकासशील समाज वाले, यानी कम विकसित समाज वाले उसको अपनाते हैं, उन परिवर्तनों को अपनाते हैं, उन विशिष्टताओं को अपनाते हैं और इस तरह से क्या होता है उस प्रक्रिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और उसका कारण क्या होता है संचार होता है। संचार के कारण ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित हो सकती हैं, वहाँ की संस्कृति यहाँ, यहाँ की संस्कृति वहाँ जा सकती है। ये दोनों तरफ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। यानी आधुनिकीकरण क्या है, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें विकास आर्थिक मानदंड से नापा जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अगर आधुनिक तकनीक चाहिए आपको, आधुनिक से आधुनिक आपको चीज़ों तक पहुंच चाहिए, तो आपके पास सबसे पहली शर्त होती है कि आपके पास व्यापक पूंजी होनी चाहिए। जो तीसरे देश जिनको कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो अल्प विकसित देश हैं, मतलब अल्प विकास की ओर जो हैं, जैसे कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश, तो उनके पास पूंजी ना होने के कारण ही विकास की जो गति है वो धीमी है। यानी आर्थिक व्यवस्था जो होती है, आर्थिक मानदंड जो होते हैं, अगर वो सुनिश्चित अच्छे से हैं तो आधुनिक मूल्य का समावेश भी किसी भी समाज के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए सार्थकता को सिद्ध करता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि एक सामाजिक प्रक्रिया, ऐसी सामाजिक प्रक्रिया, ऐसा वातावरण जो तैयार कर दे जिससे कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो बढ़ जाए, इससे ही आधुनिक जो स्थायित्व है आधुनिकता की वो तय हो सकती है किसी भी समाज में। यानी वहाँ के जो प्रचलित मानदंड हैं, प्रचलित मूल्य हैं, प्रचलित जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उससे हटकर लोग संरचनात्मक परिवर्तन की ओर कब बढ़ेंगे, जब उनकी उन चीज़ों पे पहुंच सुनिश्चित होगी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक क्या था, भारत में भी लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों से लोग क्या थे, दूर थे। और अब लगभग हर घर में क्या है कि मोबाइल के माध्यम से आप बहुत सी चीज़ों से सेकंड में ही कनेक्ट हो सकते हैं। यानी सेकंड में इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन का जो ये युग चल रहा है, आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ आप कहाँ से पा सकते हैं, तकनीक के माध्यम से, आधुनिक। और पाने के लिए भी आपकी जो विचारधारा है वो थोड़ी ओपन होनी चाहिए, तभी आप उसको स्वीकार करते हैं। दूसरे समाजशास्त्री हैं लर्नर, वो क्या कहते हैं आधुनिक समाज के लिए, आधुनिक समाजों की कुछ विशेषताओं को वो बताते हुए कहते हैं कि आधुनिकीकरण के आदर्शों के रूप में अगर हम देखें तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था में स्वतः स्फूर्त विकास होना चाहिए, राजनीति में जन भागीदारी यानी चुनावी लोकतंत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जो कोई भी देश होगा, कोई भी राष्ट्र होगा, उसको हम आधुनिकीकरण से जोड़ सकते हैं। यानी वहाँ पे आधुनिक मूल्यों का समावेश हो गया है, वो समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट कहते हैं लर्नर कि धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत मानकों की संस्कृति, समाज में गतिशीलता में वृद्धि, यानी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक आंदोलन की स्वतंत्रता। यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें उठाना है किसी विषय के लिए, तो उस समाज में, जिस समाज में गतिशीलता में वृद्धि होती है और किस तरह से कहीं भी कोई आ जा सकता है, सामाजिक रूप से भी किसी से भी कोई मिल सकता है, मानसिक आंदोलन, किसी भी विचार को वो प्रसारित कर सकता है, कोई भी जो इन्वेंशन है, नया इनोवेटिव आइडिया है, वो स्वतंत्रता के साथ वो अपनी बात रख सकता है। ऐसे मूल्य जब होंगे समाज में तो मतलब की है कि वो समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर के अनुसार कि एक व्यक्तित्व में उदय, यानी कि एक परिवर्तनशील व्यक्तित्व जो तर्कसंगतता, सहानुभूति और अनिर्देशिता, यानी एक व्यक्ति का उन्मुखीकरण जो उसकी आत्म छवि की पुष्टि के लिए दूसरों की निरंतर स्वीकृति पर निर्भर करता है, ये भी एक विशेषता है आधुनिक समाज की। यानी क्या होता है, किसी व्यक्तित्व का अगर कोई उदय हो रहा है नए तरीके से, तो उसकी स्वीकृति दूसरों द्वारा
और इसी तरह सबका पारस्परिक रूप से एक दूसरे के लिए स्वीकार्य होना बहुत ज़रूरी है, और समय के साथ जो परिवर्तनशील व्यक्तित्व है उसका होना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं लर्नर कि आधुनिकता प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग, यानी आधुनिकता अगर प्राप्त करनी है तो जो भी उपलब्ध साधन, प्रचलित साधन है, उसका उपयोग भी लोगों को आना चाहिए। जैसे कि आजकल बात हो रही है डिजिटल डिविडेंड की, यानी डिजिटली अवेयरनेस लोगों का होना चाहिए। जो लोग पीछे रह जाएंगे वो कहीं ना कहीं वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज से पिछड़ जाएंगे, तो वो मुख्य धारा में नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए जो नई उन्नत तकनीक आती है तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों को उससे कनेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, आज भी 69% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, जो कि बिल्कुल अलग चेहरा एक रखती है, और 31% लगभग अप्रॉक्स जो जनसंख्या है वो नगरीकृत है। और नगर और ग्राम में आज भी एक भौगोलिक दूरी तो है ही है, साथ ही साथ तकनीक की जो विविधता है वो शहरों में ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उसके इस्तेमाल की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से हैं। यानी स्वीकृति जो है वो तीव्रता से कहाँ पे है, नगरों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकता को स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है लोगों में अभी भी बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि अभी के सुधार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन देखे जा सकते हैं जब से भारत में पंचायत व्यवस्था आई। कई प्रोग्राम चलाए गए स्वतंत्रता पश्चात, कई प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर व्यापक स्तर पर लोगों को गरीबी दूर करने के प्रोग्राम, ताकि लोगों के पास सक्षमता आए, और सक्षमता के साथ साथ वो पुरानी चीज़ों को, यानी रूढ़िवादी सोच से हटकर आधुनिक मूल्यों, आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। हंटिंगटन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या अपनी निबंध में द चेंज टू चेंज मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये नाम याद हो जाता है तो बेस्ट है आपके लिए। हंटिंगटन का निबंध है द चेंज टू चेंज मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स। उन्होंने इसमें कहा है कि आधुनिकीकरण और निहितार्थ विकास ग्रामीण कृषि संस्कृतियों को शहरी औद्योगिक संस्कृतियों में बदलाव लाने वाली एक क्रांतिकारी प्रक्रिया थी। अगर 2-3 समाजशास्त्रियों के आपको चीज़ें याद रह जाती हैं किसका क्या योगदान है, तो आपको आंसर राइटिंग में, प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगी चीज़ें। और जहाँ एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें वो ढूंढता है कि आपने किस समाजशास्त्री को कोट किया है, और अगर किसी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा दिए गए योगदान को आप कोट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ह्यूमैनिटी के विषय में यही चीज़ें जो हैं काउंटेबल होती हैं। इन्हीं सब से क्या होता है, उसको एक तरह से ऐसा ग्राउंड मिलता है कि मैक्सिमम मार्क्स आप खींच सकें अपनी ओर। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इस विधि से काम करता है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वैसे ही समाजशास्त्र में थिंकर्स होते हैं। एल्विन टॉफलर ने कहा है, इन्होंने कहा फर्स्ट वेव कहा कृषक समाज को, सेकंड वेव कहा औद्योगिक युग को, और फिर आधुनिकीकरण के कदम का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि विकसित देशों में एक दूसरी लहर से तीसरी लहर आ गई है। यानी क्योंकि विकासशील देश अब बढ़ रहा है औद्योगिक समाज की ओर, यानी सेकंड वेव में, तो विकसित देश कहाँ चले जाएंगे, वो थर्ड लहर में, थर्ड वेव में चले जाएंगे। यानी औद्योगिक के भी बाद वाला जो समाज होगा, संक्रमण की बात कहते हैं, ट्रांजिशन फेज में औद्योगिक समाज, जो विकसित समाज है, वो अब वो मूव ऑन करेगा थर्ड वेव की ओर। ऐसा कौन कहते हैं? एल्विन टॉफलर मानते हैं कि कैसे समाजों में किस किस चीज़ की प्रवृत्ति परिवर्तन आधुनिकीकरण की कदम की वर्णन करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा समाज किसकी तरफ कदम रखेगा। क्योंकि ये क्या है, एक प्रणालीगत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण विभिन्न बलों और प्रक्रियाओं की चूंकि उपज है, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब आधुनिक सोच आई तभी औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण बढ़ा तो आधुनिक सोच की स्वीकृति और ज़्यादा समाजों में बढ़ गई। यानी संरचनात्मक परिवर्तन, प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक परिवर्तन और भी विविधतापूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। हर आयाम से लोगों की सोच में परिवर्तन, यानी इसकी जो प्रक्रिया है, इसके जो बल हैं वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं।
और पूरा वैश्विक स्तर पर परिवर्तन की अपनी क्षमता रखते हैं। आर्थिक यानी वैश्विक पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था आज हम देख रहे हैं, और राजनीति व्यवस्था में हर जगह क्या है, लगभग लोकतंत्र की मांग हो रही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की मांग हो रही है। जहां नहीं भी है जिस कॉन्टिनेंट पे इस तरह की प्रवृत्ति, उसको शामिल करने की बातें होने लगी हैं। और सामाजिक वर्गों का निर्माण यानी आर्थिक आधार पर लोगों का निर्माण होना चाहिए, ना कि रेस के हिसाब से यानी प्रजाति के हिसाब से भेदभाव हो, जाति के हिसाब से भेदभाव हो। जैसे कि अमेरिका में क्या था, श्वेत और काले का भेदभाव आज भी उस मनोवृत्ति में है लोगों के। उसी तरह साउथ अफ्रीका का, जैसे कि गांधी जी को भी क्या हुआ था, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, किसके कारण, रेसिज्म के कारण ही। तो ऐसी चीज़ों के क्या है, प्रवृत्ति जो बदल रही है और वर्गों का निर्माण होने लगा है, और श्रम का एक उन्नत सामाजिक विभाजन हो गया है। और सांस्कृतिक में भी धर्म से धन निरपेक्ष संस्कृति के लिए लोग संक्रमित हो रहे हैं, यानी उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक फेज चल रहा है संक्रमण का। कुछ देशों में क्या है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक उन्माद है, तो कुछ जगह क्या है, धर्म निरपेक्षता है। धार्मिक उन्माद यानी धर्म के नाम पे मारामारी है। जैसे कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन हुआ। कई जगह क्या है, लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो सीधे मिलिट्री शासन हो जाता है, या तख्ता पलट कर दिया जाता है। या कुछ ऐसे कट्टरवादी धार्मिक देश हैं जो धर्म को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसा ट्रांजिशन पेज पूरे वैश्विक स्तर पर हम देख सकते हैं। कुछ लोग धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं और कुछ धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि थी, तो समाजशास्त्र का उद्भव उसी समय हुआ था। यानी सामाजिक परिवर्तन में ही समाजशास्त्र निहित हुआ, यानी सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही हमारे इस विषय का उद्भव एवं विकास संभव हो सका है एक नए विषय के रूप में। क्योंकि इस तरह के नवीन जो विषय उत्पन्न हुए थे सामाजिक रूप से, क्योंकि पहले क्या था कि अलग अलग जो भी चीज़ें थी वो दूसरे विषयों के साथ समावेलित हो जाती थी, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आधुनिक समाज औद्योगिकरण के साथ जब बढ़ा, तो उसमें कई समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई कि एक नए विषय के रूप में समाजशास्त्र की जरूरत, आवश्यकता महसूस हुई। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस तरह तकनीक का आविष्कार होता है आवश्यकता के हिसाब से, इसी तरह नवीन विषयों का जो भी आज तक आविष्कार हुआ, नए नए विषय जो उद्भव हुए, आज भी वर्तमान में भी नए नए विषयों का हर चीज़ में ब्रांचेज हो जाती हैं। आज के समय में कितने सारे विषय उपलब्ध हैं। तो इस तरह से ही आवश्यकता के हिसाब से क्या होता है, विषयों की उत्पत्ति होती गई है। और इसीलिए क्या है कि एक आधुनिक विषय है समाजशास्त्र, और इसमें ये सारी अवधारणाओं का पढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि मार्क्स ने क्या कहा था अपने उत्पादन के सिद्धांत में, उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तु का उत्पादन इस प्रकार होगा कि वह उत्पीड़न, शोषण और अलगाव की भावना पैदा कर देगा समाज में। यानी मार्क्स का जो संघर्षवादी अप्रोच है, संघर्षवादी दृष्टिकोण है, वो हर चीज़ में क्या देखते हैं, एक संघर्ष देखते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में भी उन्होंने वस्तु के उत्पादन को इस तरह जोड़ा कि लोगों में क्या होगा, लोगों के बीच में उत्पीड़न, अलगाव की भावना जो है वो स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लोग एक ही औद्योगिकरण में क्या होगा कि व्यक्ति एक ही काम करेगा, विशेषीकृत समाज हो गया ना। अब जैसे इंजीनियर होगा, वो अगर सिविल इंजीनियर है तो वो बिल्डिंगें ही बनवाएगा, वो उसी तरह के काम, एक ही तरह के काम करेगा, उसमें कोई नवीनता, इनोवेशन की कोई भी वो नहीं होगा। उसी तरह श्रमिक जो है वो किसी तरह का प्रोडक्ट में अगर निर्माण में है तो मशीन उसको निर्मित कर रही है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। और फिर उसका पारिश्रमिक भी इतना नहीं है कि उसका जीवन स्तर सुधर सके। और अतिरिक्त जो लाभ है उसका फ़ायदा किसको मिलता है, उसका फ़ायदा मालिक को मिलता है। इस तरह से जो अलगाव की भावना लोगों में आती है, ऐसे ही पूंजीवादी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमिकों में ही अलगाव होगा, ऐसा सभी में होगा अलगाव। एक ही काम को करते करते लोगों में निरस्ता आएगी और इसके कारण क्या होगा, अलगाव की भावना पैदा होगी। और मार्क्स का ही मानना है कि जब रक्त रंजित क्रांति होगी, दुनिया के सारे मजदूर वो गुहार लगाते हैं, वो मतलब नारा देते हैं कि दुनिया के सभी मजदूर जब एक हो जाएंगे तब बुर्जुआ के खिलाफ क्या होगा, सर्वहारा जब एकत्रित होकर एक रक्त रंजित क्रांति करेंगे तो एक व्यवस्था आएगी संक्रमण फेज की, जिसको वो कहते हैं सामाजिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था जिसको वो कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, एक मतलब जब एस्टैब्लिश रूप व्यवस्था हो जाएगी तब क्या होगा, वो साम्यवाद की तरफ जाएगा, जो कि एक कल्पना लोक वाली मतलब बात है। साम्यवाद जिसने भी अपनाया है आज के डेट में, वो फिर पूंजीवाद की ओर ही, आर्थिक निर्धारण की ओर ही बढ़ रहे हैं।
कहने के लिए है। साम्यवाद को सोवियत संघ टूटा, रूस की क्या स्थिति हुई उस समय जब साम्यवाद को अपनाया। चीन भी इसका अच्छा उदाहरण है, चीन भी शिफ्ट हुआ आर्थिक नीतियों की तरफ। तो इस तरह से जो चीज़ें बदलती हैं वो सामाजिक परिवर्तन में आधुनिक सोच को स्वीकार करने के बाद ही बदलती हैं। इसी तरह दुर्खीम ने माना है कि श्रम के विभाजन और भेदभाव को खत्म करने के बाद की जो समाज का विकास संभव है, यानी वो श्रम विभाजन का जो देते हैं दो समाजों के आधार पे, एक तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी वाला जो समाज होता है वो सरल समाज होता है, यानी श्रम विभाजन के आधार पे उन्होंने अपनी अवधारणा जो दी कि बदलते समाज में जो आधुनिक समाज है वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, क्योंकि हर कोई काम जो है वो अलग अलग काम विशेषीकृत समाज है और इसी के कारण लोग एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। जितना ज़्यादा भेदभाव होगा उतना ही क्या होगा, कार्यात्मक निर्भरता। जैसे हम वर्तमान में देख सकते हैं आज के समाज में, अगर हमें कोई एक काम करवाना है तो हमें बहुत अलग अलग घरों में काम, जैसे कि घर बनवाना है तो उसके लिए हम अलग डिपेंड होंगे, फिर अगर हमें वायरिंग करवानी है तो उसके लिए अलग, इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए अलग हम डिपेंड होते हैं, अलग लोग उस स्पेसिफिक काम करने वाले। ऐसे ही और भी चीज़ों के लिए हम क्या होते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत है तो उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज हैं कि किस बीमारी के लिए कौन कौन है। इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी घर में भी बहुत सारी चीज़ें। तो हर चीज़ के लिए हम क्या हैं, वर्क का नेचर भी काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा विविधतापूर्ण कार्य हैं जिसकी हमें रोज़मर्रा में ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो कार्यात्मक निर्भरता है वो अधिक बढ़ गई है। जैविक एकजुटता ही आधुनिकता का स्तर बढ़ाएगा, यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की जो बात करते हैं दुर्खीम, उसके कारण क्या होगा, आधुनिकता का स्तर वो बढ़ने की बात करते हैं। इसके कारण ही आधुनिकता का स्तर, यानी लोगों के प्रति जो हमारी व्यक्तित्व को स्वीकार करने की जो क्षमता है कि दूसरे के परिवर्तित व्यक्तित्व को हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, उसको शामिल करते हैं, उसी के लिए दुर्खीम का मत है कि जब जैविक एकजुटता आएगी यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आएगी, ये परिचायक होगी आधुनिकता के बढ़ने का। उसी तरह मैक्स वेबर का मानना है कि जैसे जैसे औद्योगिक समाज का और ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा औद्योगिकृत समाज होता जाएगा, तो नौकरशाही का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और समाज में बहुत ज़्यादा गहराई से प्रगति के लिए डिमांडिंग होगा। वो ज़रूरतमंद, यानी तर्क संगतता के माध्यम से सामाजिक प्रगति कैसे आएगी, वो नौकरशाही के माध्यम से आएगी, ऐसा मैक्स वेबर मानते हैं। और आधुनिकता पारलौकिक दुनिया का परित्याग करती है और विज्ञान सामाजिक कार्यों की तर्कसंगत गणना के लिए प्रभुत्व प्रदान करती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है आधुनिकता में, पारलौकिकता दुनिया का, यानी पारलौकिक सोच जो होती है वो कम होती जाती है। और विज्ञान और सामाजिक कार्यों का जो आज के समय में क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि जो भी काम है वो विज्ञान के आधार पे, तर्क के आधार पे और एक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चरणबद्ध तरीके से सामाजिक कार्य करने का जो काम है, जैसे एनजीओ वगैरह की जो अवधारणा है और सहकारी विकास जो कार्यक्रम है, या फिर और भी बहुत सारे विविधतापूर्ण जो काम है सामाजिक कार्य करने के तरीके, वो तर्कसंगत तरीके से और नौकरशाही के आधार पर अलग अलग माध्यमों से होने लगे हैं। वहीं एक अन्य समाजशास्त्री हैं सिमल, जिमेल ने इनको जिमेल भी बोलते हैं और सिमेल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी सिमेल लिखा होता है, कभी कभी जिमेल लिखा होता है। सिमेल ने आधुनिकता की पड़ताल दो जगह की है, शहर और आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर। शहरी जीवन में आधुनिकता का अनुभव और धन का प्रसार है, उनके आधुनिकता की प्रक्रिया में मूल्य बनाने की प्रक्रिया शामिल है, जहां पैसा बाजार, आधुनिक अर्थव्यवस्था और अंततः पूंजीवादी समाज के विकास का आधार प्रदान करता है, ऐसा सिमल कहते हैं। क्योंकि विकास ही वह कुंजी है जिससे आधुनिकता को समझ सकते हैं हम। और बहुत सारे जो समकालीन सिद्धांत हुए हैं आधुनिकता के लिए, जैसे कि गिडनर, रिट्जर, ब्राउसन और हर्मस, इन्होंने दिए हैं आधुनिकता से संबंधित बहुत से सिद्धांत। आधुनिकता को एक क्या माना गया है, सस्टेनेबल प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि आधुनिकता क्या है कि हमेशा ही विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। आज कुछ है कल कुछ होगा, वो क्या है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आधुनिकता के विचार के साथ ही हो रहा है। कुछ अधूरी परियोजनाओं को जो है
उसमें शामिल किया जाता है। बहुत से विधान होते हैं आधुनिकता को सतत प्रक्रिया के साथ साथ। ये गिडनर, रिट्जर, ब्राउसन, हर्मस, इनका मानना है कि आधुनिकता जो है एक सतत प्रक्रिया तो है, लेकिन कुछ अधूरी परियोजना भी इसमें शामिल है। यानी कुछ परियोजना हमेशा अधूरी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा उसमें इनोवेशन, नवीनता की आवश्यकता महसूस होती रहती है। किसी भी समाज में परिवर्तन क्या है? परिवर्तन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह आधुनिकता भी क्या है? हमेशा के लिए ये बदलती रहने वाली प्रक्रिया है। यानी जो चीज़ आज उपलब्ध है वो भी हमें अधूरा ही लगता है। जो भी हमारे पास तकनीक है उसमें भी एक हमेशा क्या होता है, आज आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसका तुरंत कुछ दिनों बाद ही अपडेट वर्जन आ जाता है, तो क्या है मतलब कि वो पूरा सफिशिएंट नहीं है अपने आप में। उसमें क्या है, एक और इनोवेशन की ज़रूरत है और नए फीचर्स के साथ वो और ज़्यादा इनोवेटिव हो जाएगा। तो यानी आधुनिकता क्या है, अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, हमेशा एक अधूरी परियोजना है। ऐसा इन लोग का मानना है, रिट्जर का, ब्राउसन का, हर्मस का और गिडनेस का। एंथोनी गिडेंस कहते हैं, इसमें गिडनेस लिखा है, ये गिडेंस होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गिडेंस बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं, इनका बहुत सारा योगदान है, खासकर आधुनिकीकरण वगैरह की थ्योरी पे तो बहुत ज़्यादा। एंथोनी गिडेंस आधुनिकता का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि आधुनिकता को एक आधुनिक शब्द द्वारा समझाने का इन्होंने प्रयास किया। उसको उन्होंने एक अलग शब्द जगन्नट कहा है, रथ कहा है, जगन्नॉट, JUGGENOUT, जगन्नॉट एक शब्द दिया है इन्होंने, जगन्नॉट, रथ, जिसको हिंदी में इसको रथ कहते हैं। और जो अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो इन्होंने टर्म जिस लहजे में दिया है, जगन्नॉट। आधुनिकता उनके लिए गिडेंस के अनुसार इसके जो डायमेंशन उन्होंने बताए हैं वो पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी के माध्यम से समन्वित प्रशासनिक शक्ति और सैन्य शक्ति, ये सारी चीज़ें मिलाकर 4 इसके संस्थागत पहलू गिडेंस ने बताए हैं। गिडेंस और वेग दोनों ने ही आधुनिकता के बाद के विश्व को एक जोखिम भरा समाज कहा है। क्या कहा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोखिम भरा समाज कौन कहते हैं? गिडेंस और वेग कहते हैं। यानी आधुनिकता से सीखना और औद्योगिक समाज बनाना, और आधुनिकता के पश्चात समाज क्या होगा? फिर जोखिम भरा हो जाएगा। और ऐसा उर्लिच और बेक का मानना है। उर्लिच, बेक एक नाम है और गिडेंस, इन लोग का, दोनों लोग का मानना है कि जो भी समाज है जो शास्त्रीय आधुनिक से खिसकना और आधुनिक समाज बनाना और आधुनिकता के पश्चात समाज क्या है? जोखिम भरा है। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट है इसमें कि यहाँ उत्पादन पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित होती है, जो सस्ते मजदूरी और बाजार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। क्योंकि पूरी चीज़ें क्या है आधुनिकता में? पूंजीवाद पर डिपेंड है, यानी पूंजी हुई तभी उद्योग लगे। और जनसंख्या का पूरा क्या हुआ? रुझान जो है इसकी ओर पूंजी के आकर्षण में शिफ्ट हुआ कि बदले में उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा। और कृषि में चूंकि क्या हुआ था, हालत सामंती व्यवस्था में बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं मिलता था, तो इसलिए जो आकर्षण हुआ औद्योगिक समाज की ओर और भी लोगों का, वो बढ़ा था। और पूंजीपतियों का क्या आकर्षण था कि सस्ते मजदूरी और बाजार की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो विशेषता है, यह उच्च स्तर के संरचनात्मक भेदभाव और विशेषज्ञता पर जोर देता है। इसमें विभिन्न वैचारिक समूह और वयस्क मताधिकार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का विकास होता है। यानी ये लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में क्या है, सभी जो जन हैं, सभी जन का एक जैसा हिसाब है, मतदान सभी का इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में क्या है कि जनता द्वारा अपना शासक खुद चुना जाता है। संसदीय लोक व्यवस्था, जैसे कि भारत में जो है, भारत की जो प्रणाली है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है। जैसे लोकसभा चुनाव जो होते हैं, विधानसभा चुनाव, जैसे कि अभी 5 राज्यों में होने वाला है,
विधानसभा चुनाव और पंचायती राज, यानी सत्ता का एक तरह से विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हुआ, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर ही ग्रामीण का प्रमुख जो है वो भी चुना जाएगा, देश का प्रमुख और राज्य का प्रमुख, तीनों जगह, यानी स्थानीय स्तर से लेके आपका केंद्र तक का जो चुनाव होगा किसके आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और भी क्या है, एक आधुनिक विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था में जो इसको स्वीकार किया गया है। साथ ही नेक्स्ट विशेषता है कि इसमें नौकरशाही व्यवस्था एवं संस्थानों का विकास होता है। पहले क्या था, नौकरशाही सीमित दायरे तक थी, आज के डेट में देखिए तो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर हो गया है, इसका कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो गया है। तो इसलिए क्या है, नौकरशाही व्यवस्था एवं संस्थानों का विकास, साथ ही बड़े पैमाने पर संगठनों का निर्माण, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करने लगे हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, अलग अलग स्तर पे हर क्षेत्र में आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। इसमें व्यक्तिवादी सोच और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, यानी लोग क्या हुए हैं, पहले ग्रामीण जब समाज था तो सामुदायिक सोच वर्चस्व था, और आज के समाज में क्या है, व्यक्तिवादी सोच का बोलबाला है, यानी इंसान स्वकेंद्रित हो गया है, पहले खुद के बारे में सोचता है फिर समाज या दूसरों के बारे में। और साथ ही स्वतंत्रता में भी वृद्धि हुई है। पहले क्या था, बहुत सारे निर्योग्यताएं आरोपित होती थी समाज द्वारा, एक व्यक्ति पर कई सारी निर्योग्यताएं होती थी, उसको बहुत ज़्यादा बंधन महसूस होता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है, आज के डेट में कहीं भी कोई भी जा सकता है, ऐसा हमें संविधान द्वारा जैसे कि स्वतंत्रता मिली हुई है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक आपके जो भी मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के लिए आपकी स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले की अपेक्षा आधुनिक समाजों में क्या होता है, स्वतंत्रता भी होती है और व्यक्तिवादी सोच की भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट विशेषता है कि इसमें सामाजिक प्रगति और सामाजिक मुक्ति के प्रश्नों एवं विचारों पर जोर दिया जाता है, यानी हमेशा क्या होता है, सोशल प्रोग्रेस, कोई आडंबरपूर्ण व्यवहार नहीं स्वीकार किया जाता है, आडंबर किसी तरह के भी रूढ़िवादी सोच को नहीं स्वीकार किया जाता है। जैसे कि आधुनिक सोच आने से ही क्या है, अभी जो बात हो रही है कि लड़कियों की विवाह की आयु को 21 वर्ष किया जाए, यानी सामाजिक प्रगति के लिए ऐसी बात हो रही है। सामाजिक मुक्ति के प्रश्नों पर विचार, यानी कोई भी ऐसी प्रथा या मूल्य जो समाज को समाज को विकसित होने, विकास की ओर बढ़ने से रोकते हैं, कोई भी ऐसी परंपरा जो समग्र विकास यानी सभी को स्त्री पुरुष ना मानते हुए जेंडर इनइक्वलिटी को कम होने की बात होती है। ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक मुक्ति से जुड़ी हुई भावनाएं, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। और ये सारी जो बातें होती हैं, अल्पसंख्यक मुक्त या फिर जो भी कमज़ोर वर्ग है, हम कह लें कमज़ोर वर्ग को जो आगे बढ़ाने की बात होती है, किसी कारणवश वो सामाजिक परंपराओं के कारण अगर पीछे हैं तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात इसके अंतर्गत होती है। यानी हमेशा सामाजिक प्रगति, सामाजिक मुक्ति, कोई भी ऐसी जो भावनाएं हैं या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं स्वीकार होती है आधुनिक समाजों में। ये सारी विशेषताएं क्या हैं, आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम औद्योगिकरण को कवर करेंगे, औद्योगिकरण और नगरीकरण। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच।